जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल अधिकार का मतलब क्या होता है। मूल अधिकार का मतलब होता है कि ऐसा अधिकार जिसके बिना किसी भी अधिकार को अगर दिया जाता है तो वो निरर्थक है। बिना इसके कोई भी अधिकार अगर दिया जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको यह कह दिया जाए कि आपको गाड़ी दिया जा रहा है, बंगला दिया जा रहा है, खूब ज़्यादा बैंक बैलेंस कर दिया जा रहा है, लेकिन आपके शरीर से आपका जो प्राण है वो निकाल लिया जा रहा है। तो आप यह बताइए कि क्या वो गाड़ी आपके काम आएगी? आपके लिए कोई महत्व रखेगी? नहीं रखेगी ना। तो इसी तरीके से अगर फंडामेंटल राइट को मनुष्य के जीवन से निकाल दिया जाए तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। और अगर कोई भी राइट दिया जाए तो जब फंडामेंटल राइट नहीं दिया जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। मान लो कोई राइट, कोई कानून दे दिया गया, अगर किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कानून बनाया गया और फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं दिए गए तो क्या होगा। दो तो क्या होगा, सबसे जरूरी जो चीज है मूल अधिकार है। मूल अधिकार अगर कम होगा तो कोई मूल अधिकार अगर कम होगा तो फिर कोई भी कानून बना लो उससे कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही समझते हैं कि मूल अधिकार में आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19 हमारे लिए सबसे जरूरी क्यों है। ठीक है। तो आर्टिकल 19 को हम समझते हैं। आर्टिकल 19 में है वो आजादी का अधिकार। आजादी मतलब किससे आजादी। अब आर्टिकल 19 में हम आजादी पढ़ते हैं। आर्टिकल 19 एक आजादी थी जो हमने अंग्रेजों से लड़ के लिया था। अब दूसरी आजादी हम देखते हैं। आजादी मतलब क्या। आजादी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए आजादी का अधिकार है, अधिकार आजादी बच्चों के लिए आजादी का मतलब अलग होगा, युवा के लिए आजादी का मतलब अलग होगा, बूढ़ों के लिए आजादी का मतलब अलग होगा, पादरियों के लिए आजादी का मतलब अलग था। अब हम किसी कंपनी में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, तो जो मालिक हैं, जो ओनर हैं उस कंपनी के, उनके लिए क्या आजादी है, उनके लिए आजादी क्या, वो अलग आजादी होगी। जो वहां पे लेबर हैं उनके लिए आजादी का मतलब अलग होगा। तो इस तरीके से आजादी तो अलग अलग है। सभी मनुष्य से पूछा जाए कि आजादी मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, आपके विचार से आजादी का मतलब क्या होता है, तो सभी का जो आजादी का मतलब है वो अलग अलग ही होगा। लेकिन आज की जो आजादी है हम समझेंगे कि संविधान कौन सी आजादी के बारे में बताता है। ठीक है। आज हम समझेंगे कि संविधान किस आजादी के बारे में बात करता है। ठीक है। जैसे मान लो संविधान यह बोलता है कि बोलने की आजादी मिलेगी। बोलने की आजादी मिलेगी। पहली आजादी बोलने की आजादी, बोलने की आजादी मिलेगी। दूसरी आजादी घूमने की आजादी। बोलना हो, घूमना हो, कहीं इकट्ठा होना हो, कहीं इकट्ठा होना हो एक साथ। मान लो बोलना है, घूमना है, एक साथ रहना है, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, अगर कहीं पे जुट रहे हैं तो उसके लिए भी अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अधिकार दिया हुआ है कि जो अगर लोग हैं जुटना चाहते हैं कहीं पे शांतिपूर्वक तरीके से तो जुट सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं। अब घूमेंगे, मान लो घूम लिए, घूम घूम के थक गए, ठीक है, अब कहीं पे रहने का मन करेगा। मान लो कहीं पे जो है वो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल का अधिकार हो गया उनको, घूमने का अधिकार मिल गया, ट्रेवल का अधिकार मिल गया। ट्रेवल कर रहे हैं तो कहीं पे कोई मिल भी जाएगा, हो सकता है कि उनको कहीं कोई मिल गया हो तो वहां पे कुछ हो जाएगा, कुछ का मतलब कि लव हो जाएगा। अब लव होगा तो फिर जो कहीं रिसाइड तो करेंगे, कहीं सेटल तो होंगे, सेटलमेंट का अधिकार मिलेगा संविधान में, निवास करने का अधिकार मिलेगा। कहीं अलग जगह पे आप निवास करना चाहते हैं तो वहां पे निवास करिए, सेटल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमारा संविधान जो है बहुत खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया हुआ है। आपको घूमने का अधिकार है, आपको निवास करने का अधिकार है, अलग जगह पे रहने का अधिकार है, आपको बिजनेस करने का अधिकार है, आपको प्रोफेशन चुनने का अधिकार है, आपको ट्रैवल करने का अधिकार है। तो कई अधिकार दिए हुए हैं। तो अब हम एक एक को सही तरीके से समझते हैं, एकदम अरेंजमेंट एकदम क्रम से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलने का अधिकार समझते हैं। अब बोलने के अधिकार में क्या आता है, मान लो बोल मतलब किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार संविधान ने हमारे दिया हुआ है। तो बोलने का अधिकार क्या, या तो कोई भी व्यक्ति स्वयं से बोलेगा मतलब स्वयं के माध्यम से बोलेगा, या तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बोलेगा। तो बोलने का अधिकार में दो तरीका हो गया, या तो स्वयं के माध्यम से बोलेगा, या तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से बोलेगा। प्रतिनिधि वही जो एमएलए और एमपी होते हैं, उनके माध्यम से अपनी बातों को रखेगा। कुल मिला के बोलने का अधिकार हुआ। अब बोलने का अधिकार हुआ तो अपनी बातों को व्यक्त करने का अधिकार हुआ। बोलने के अधिकार में क्या आएगा, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्त करने का अधिकार। मान लो कोई फिल्म बना रहा है, कोई एक डायरेक्टर है, वो फिल्म बना रहा है, तो वो अपनी बातों को अभिव्यक्त कर रहा है, उसको यह अधिकार है, उसको आर्टिकल 19 में यह प्रोटेक्शन है कि जो वो फिल्म बना सकता है, ठीक है। वो फिल्म बना सकता है। कोई बुक लिख रहा है तो उसको यह राइट है कि वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने विचारों को कह सकता है। तो आर्टिकल 19 में उसका भी प्रावधान है। कोई मान लो कोई कोई बोल रहा है तो उसको बोलने का अधिकार है। कोई फिल्म बना रहा है तो उसका अधिकार है। कोई किताब लिख रहा है तो उसका अधिकार है। कोई पेंटिंग बना रहा है, चित्र के माध्यम से अपने विचारों को लेके आ रहा है समाज में, तो उसका अधिकार है। तो ये सब जो है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है कि बोलने का अधिकार होगा, अभिव्यक्त करने का अधिकार होगा, व्यक्ति को बोलने का अधिकार मिलेगा, अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कुछ स्टोरी से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो हम ये समझते हैं, अब आर्टिकल 19 के बारे में हम पूरा सही तरीके से जो है वो स्टोरी के हिसाब से समझते हैं कि मान लो कोई भी पांच छह लोग हैं। अब वो लोग जो हो बात किए, पांच छह लोग अपने में बात किए कि भाई यहाँ पे जो है वो मुखर्जी नगर बहुत अच्छा प्लेस है, वहां पे मिलते हैं, ठीक है। मुखर्जी नगर में हम मिलेंगे। अब मुखर्जी नगर में मिलने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा। अब वहां पे गए, ठीक है, वहां पे गए, फिर वहां पे असेंबल होंगे, वहां पे यूनियन बनाएंगे, वहां पे ग्रुप बनाएंगे तो एक ग्रुप होगा जो बेनिफिट के लिए जो हो जाएगा। मतलब दो ग्रुप थे, दो ग्रुप ने बात की कि भाई मिलना है मुखर्जी नगर में। अब एक ग्रुप निकल के चला गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया। एक ग्रुप जो है यूनियन बना लिया, ठीक है। दूसरा ग्रुप जो है वो घूमने के लिए चला गया। इस तरीके से एक तो ये है कि मान लो घर से निकल गए, कहीं भी मिले, कहीं भी मिलने के बाद जो है वो अपना ग्रुप बना लिए। ग्रुप बनाने के बाद कहीं घूमने जाओगे। अब घूमने गए तो कोई कन्या पसंद आएगी। अब जब कन्या पसंद आ गई तो क्या करोगे, तो उनसे जो है वो विवाह कर लोगे। विवाह करने के बाद जो सेटल हो जाओगे। तो पूरा संविधान में जो आर्टिकल 19 है वो इसी के बारे में बताता है कि किस तरीके से हमें घूमना है, किस तरीके से यूनियन बनाना है, किस तरीके से ट्रेवल करना है, किस तरीके से मैरिज करना है, किस तरीके से सेटल होना है। मैरिज का मतलब क्या, मैरिज का मतलब कि जो वो सेटल होना। फिर मैरिज कर लोगे तो फिर सेटल होगे, बिजनेस करोगे, अपना जो घर बार संभालोगे, उसकी जिम्मेदारी आएंगे, तो उसके लिए जो है वो ऑक्यूपेशन आ जाएगा, प्रोफेशन आ जाएगा। तो ये सब जो है वो आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 में ये नहीं दिया हुआ है कि आपको जो शादी करना है, किसी से लव हो जाएगा। लेकिन आपको अगर जनरली ब्रॉड में समझना है तो ये सब समझना होगा कि एक एक लिंक को जोड़ना होगा, ट्रिक को समझना होगा, तब जाके हमें आर्टिकल 19 समझ में आएगा। आर्टिकल 19 में दिया हुआ है आप बोल सकते हो, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हो, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया था। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी समझते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी।
आर्टिकल 19 में क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, जैसा कि हमने बताया अभी कि मान लो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। अब इसमें यह पॉइंट है कि कहीं पे मिलना है तो कैसे मिलना है, शांतिपूर्वक तरीके से मिलना है, गन उठा के हाथ में नहीं लेके आना है। तो राइट टू असेंबल विदाउट आर्म, राइट टू असेंबल विदाउट आर्म, राइट टू असेंबल विदाउट आर्म, मतलब हम कहीं पे भी मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, संविधान बिल्कुल नहीं रोकता है आपको, किसी से भी मिलना हो, कहीं पे भी मिलना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मिल सकते हो। लेकिन लेकिन विदाउट आर्म, मतलब आप जो है बंदूक वगैरह नहीं लेके जा सकते हो, फोर्सफुली नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं जा सकते हो कि लोक व्यवस्था बिगड़ जाए, ठीक है। तो आप जो है शांतिपूर्वक तरीके से मिलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न संविधान को प्रॉब्लम है, संविधान को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है आपके इस तरीके से मिलने से। अब फिर हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 19(1)(c) क्या है। आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 19(1)(c) में यह दिया हुआ है कि मान लो अब मिल तो लिए, इसके बाद यूनियन बनेगा, यूनियन बनाओगे अपना, एसोसिएशन बनाओगे अपना, एसोसिएशन बना लिए कि तू मेरे ग्रुप का, तू मेरे ग्रुप का, ठीक है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, सोसाइटी बना लिए, ठीक है। इतना तक तो हो गया। अब हमने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी समझ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि ये तो हो गया, ठीक है। अब तक हम लोग घर से निकले, कहीं पे मिले, फिर यूनियन बना लिए। अब इसके बाद हम लोग कहीं का प्लान बनाएंगे, कहीं ट्रिप पे जाएंगे, वर्ल्ड टूर करने जाएंगे। अब वर्ल्ड टूर करने जाएंगे तो यहीं पे डिसाइड हो जाएगा कि भाई हम कहाँ पे जाएं। मान लो किसी ने एक सुझाव दिया कि भाई जम्मू कश्मीर में जाना चाहिए, कश्मीर बहुत खूबसूरत एरिया है, वहां पे जाना चाहिए हमें। तो यहाँ पे सबने एग्री कर लिया कश्मीर ट्रेवल करने के लिए। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में यह राइट है कि पूरे भारत में आप जो है वो भ्रमण कर सकते हो, एक्सेप्ट सम एरिया, ठीक है। कुछ एरिया को छोड़ के, कुछ क्षेत्रों को छोड़ के आप पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू ट्रेवल थ्रू आउट द कंट्री, राइट टू ट्रेवल थ्रू आउट द कंट्री, सी है राइट टू ट्रेवल, राइट टू ट्रेवल थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत में आप कहीं पे भी बिना रुकावट के घूम सकते हो, ठीक है। ये दिया हुआ है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, ठीक है। कुछ शर्त रहेंगी आपकी, आप पे कुछ शर्त लगी रहेंगी, आपकी आजादी पे कुछ शर्त हमेशा लगी रहेंगी। कंप्लीट रूप से फ्रीडम नहीं है आपके, हर राइट पे, हर राइट का मतलब 19 में जो भी राइट दिए हुए हैं उस पर कुछ ना कुछ कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पे भी लगी हुई है। अब इसी तरीके से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ है, तो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। उसको राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। अब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के बाद जो एफ पढ़ेंगे। एफ में है कि आप जो है अपनी मर्जी के प्रोफेशन को चुन सकते हैं, जो आप बिजनेस करना चाहें उसको चुन सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में जो है वो अपने मन पसंद का आप बिजनेस चुन सकते हैं, आप प्रोफेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लो जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 में आजादी का अधिकार दिया हुआ है, और सरकार सरकार ने, मान लो कि सरकार को किसने बनाया, आपने बनाया। अब आपकी आजादी को अगर सरकार छीन रही है, अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जो पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी थे,
पृथ्वीराज चौहान के ससुर जो थे वो उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। मोहम्मद गौरी का साथ दिया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। जब उसका साथ दिया तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। अब जयचंद ने कहा कि आप जो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। कहने का मेरा मतलब यह है कि जयचंद ने जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए, अपने दामाद को हराने के लिए किसका सहयोग किया था? मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था। अब जब मोहम्मद गौरी का सहयोग किया तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसी तरीके से जब पब्लिक जनता जनता जब अपने हितों के लिए सरकार का गठन करती है, सरकार को बनाती है, तो सरकार का भी तो ये दायित्व होता है कि सरकार पब्लिक के वेलफेयर के लिए कार्य करे। कहने का मतलब यह है कि जयचंद ने जब मोहम्मद गौरी का सहायता किया तो मोहम्मद गौरी का भी तो ये बनता था कि जयचंद की सहायता करे। लेकिन उस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने जयचंद की सहायता नहीं की, क्योंकि वहां पे कोई कोर्ट या लीगल या कोई कानून नहीं था, कोई संविधान नहीं था। अगर संविधान होता, कोर्ट होता, तो मोहम्मद गौरी को अच्छे से सिखा देता कि देखो, तुम जो अपने दायरे को क्रॉस ना करो, क्योंकि तुम्हारी सहायता इसने की है तो इसकी सहायता भी तुम करो। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये थोड़ा सा बस एग्जाम्पल के लिए था। और अब जैसे मान लो कि सरकार बनाया किसने? पब्लिक ने बनाया। पब्लिक के हित में सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है लोगों के विरुद्ध काम कर रही है। सरकार जो है वो लोगों के विरुद्ध, मान लो सरकार लोगों के विरुद्ध में काम करने लगी, तो जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो किसके पास जाएंगे? तो जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कस्टोडियन कौन है, संरक्षक कौन है? वो है फंडामेंटल राइट का कस्टोडियन कौन है? तो वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का क्योंकि कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, इस वजह से जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच किए कि हे सुप्रीम कोर्ट, आप माई बाप हो, आप यह बताओ कि जो ये कानून जो बना रही है, जो सरकार हमारे ऊपर जो बना रही है, ये दबाव बना रही है, ये लीगल कानून की तरफ से जो बना रही है, ये जो कानून बनाई है, क्योंकि हमें तो जो नुकसान पहुंचा रहा है, आप यह निर्धारित करो कि ये हमें नुकसान न पहुंचाए। आप यह निर्णय लो कि ये हमें नुकसान न पहुंचाए। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ठीक है, तुम चिंता ना करो, हम देखते हैं, हम निपट लेंगे इससे। ठीक है, तो यही मामला है पूरा कि आजादी का अधिकार तो है, आपने बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो है। सुप्रीम कोर्ट आपकी आजादी को बचा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आजादी का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखो, आजादी का अधिकार तो है, लेकिन आजादी का अधिकार का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी करने लगो। अब जैसे मान के चलो कि अब ये आजादी का अधिकार है, राइट टू ट्रेवल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म यूनियन, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब चीजें हैं। तो इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि देश की आप एकता को, अखंडता को, सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने लगे। आप कुछ ऐसा बोलो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको यह बोलने का अधिकार हो, अभिव्यक्त करने का अधिकार हो, तो वो ऐसा न करने लगे जिससे दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचे, दूसरों की मानहानि हो, दूसरों का अपमान हो, या कोर्ट का अपमान हो, कोर्ट की अवमानना करे, या किसी आतंकवादी गतिविधि में जो है वो शामिल हो जाए। तो इस तरीके की अगर गतिविधि कर रहा है और फिर भी कह रहा है कि हम, क्योंकि हम संविधान पढ़े हैं तो हमारा अधिकार है, ये तो मूर्खता है ना। तो जो कोर्ट है उसने कहा कि देखो, जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है वो कंप्लीट रूप में आजाद नहीं है, उस पे भी कंडीशन है। ठीक है, उस पे कंडीशन है। मान लो, देखो, देश की एकता हो, देश की एकता, देश की एकता, कोई भी गतिविधि हुई, अगर वो देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता को नुकसान पहुंचाती है, तो उस गतिविधि को रोक, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अखंडता को नुकसान पहुंचाए तो उसको रोक दिया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति है, कोर्ट की अवमानना करता है, तो अब
अब क्या होगा? अब वो कहेगा कि हमें तो बोलने का अधिकार है, तो हम तो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है। आप कोर्ट की जो है वो अपमान थोड़ी कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते। आप अपनी भाषा को रखिए। आपके विचार जो है आप दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी से डिसएग्री कर रहे हैं, तो उसको सही तरीके से रखिए ना सर। आप दूसरों का अपमान क्यों करें? आपको अपमान का राइट थोड़ी है। आप अपने विचार को रख सकते हैं, एक साथ रहिए। अगर विचारों में जो विभिन्नता हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप साथ रहिए, अपमान ना करिए दूसरे का। यही तो है खूबसूरती डेमोक्रेसी की। अब यहाँ पे बोला गया कि देखो, देश की एकता पे, संप्रभुता पे, अखंडता पे अगर कोई भी खतरा आता है, कोई भी खतरा आएगा, तो आपकी एफआर को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आपकी एफआर तभी तक, आपकी आज़ादी तभी तक है जब तक कि आप इस दायरे से निकल नहीं जाते हो। जहाँ आप इस दायरे से निकले, वहाँ आपके अधिकारों पे सीमा लगा दिया जाएगा। आपके अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आपके अधिकार को रोक दिया जाएगा। ठीक है? तो अब क्या हुआ? कुछ केस ऐसे हुए जिसमें ऐसा लगने लगा कि सरकार जो है वो आज़ादी के नाम पे आपकी आज़ादी को छीन रही है। ठीक है? अब वो मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में गया तो जो कोर्ट थी उसने बोला कि देखो, देखो, जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है वो तार्किक होना चाहिए। सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया हुआ है वो तार्किक होना चाहिए। अब तर्क तार्किक होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तार्किक का मतलब क्या? तार्किक हम किन किन आधारों पे जो है डिसाइड करेंगे? तार्किक का कोई आधार तो होगा। किन आधारों पे हम ये मानेंगे कि ये जो कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता पे कोर्ट जो सरकार थी उसने प्रतिबंध लगा दिया था कि आपको जो है वो छापने का अधिकार नहीं है, अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है। प्रेस के माध्यम से एक केस हुआ जो प्रेस का मामला था, उसमें सरकार ने यह बोला कि आपको छापने का अधिकार नहीं है। तो कोर्ट में जब वो मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, पहले तो यह देखो कि जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, जो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है वो क्या तार्किक है कि नहीं है? अब तार्किक किन आधारों पे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि तार्किक तार्किक का जो पैमाना क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माय डियर, तार्किक का पैमाना ये होगा। तार्किक का पैमाना ये होगा। पहला तो ये है कि तार्किक का पैमाना क्या है? तार्किक का पैमाना, तार्किक का आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि माय डियर पेटिशनर, ये देखिए आप, तार्किक का आधार है। पहला है, अभिव्यक्ति कैसे की जा रही है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति कैसे की जा रही है? जैसे मान लो इसमें फिल्म हो गया, फिल्म हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पेंटिंग हो गया, अभिव्यक्ति हो गई। ठीक है? अब जो है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसका आधार क्या है? आधार का मतलब, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आधार मीन्स क्या यहाँ पे है। आधार का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं वो, उसका ग्राउंड क्या है? ग्राउंड का मतलब यह है कि वो क्या देश की एकता पे खतरा बन रहे हैं, संप्रभुता, देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता पे खतरा बन रहे हैं, या या सदाचार का मामला है, नैतिकता का मामला है। जब अच्छा देश की एकता और अखंडता का मामला आएगा, देश की एकता और अखंडता, देश की एकता, देश की एकता अखंडता का मामला आता है, अखंडता का मामला आता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सीरियस होके जो है उस मतलब जो नरम रुख होता है उस नरम रुख को नहीं अपनाता है, सीरियस होके उस मामले को सुनता है। अब जब नैतिकता का मामला आता है, सदाचार का मामला आता है, तो जो अपना रुख होता है उसको नरम कर लेता है, शांतिपूर्वक तरीके से, सही तरीके से जो है वो प्यार से सुनता है। ठीक है? अब जब
मामला देश की एकता का हो, अखंडता का हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो एकदम कॉन्शियस होके जो वो चीज़ों को सुनता है। ऐसा नहीं कि जो नैतिकता का मामला है, सदाचार का मामला है, उसमें कॉन्शियस नहीं रहता है। लेकिन लेकिन इसमें जो वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है कि जो देश की एकता का मामला है, अखंडता का मामला है, सुरक्षा का मामला है, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई भी ढिलाई नहीं चाहता है, ठीक है? तो ये आधार दी सुप्रीम कोर्ट ने। एक दिया कि क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट कहने का मतलब ये है कि अब मान लो कि कोई प्रेस है तो प्रेस को बोल दिए कि आप जो है वो छपाई नहीं कर सकते हो, आप अपनी बातों को नहीं रख सकते हो। आप पहले यह देखो कि उस प्रेस से क्या प्रॉब्लम है, उस प्रेस से क्या प्रॉब्लम है। कुछ प्रेस ने ऐसा छापा है, कुछ ऐसा किया है जिससे देश की एकता को खतरा हो रहा है, अखंडता को खतरा हो रहा है, संप्रभुता को खतरा हो रहा है। कुछ भी ऐसा हो रहा है, सांप्रदायिक लोक व्यवस्था बिगड़ रही है। क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? अगर इन सब में जो खतरा हो रहा है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को रोको ना। आप पूरे प्रेस को क्यों रोक रहे हो? क्योंकि उसकी भी तो स्वतंत्रता है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने का अधिकार है। आप जो वो उन पर्टिकुलर मामले में जाओ, समझो, फिर उसके बाद उसको रोको। ये हुआ प्रेस के मामले में। क्वांटिटी को समझो, पहले देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसको प्रतिबंधित करो। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बताया कि किस तरीके से जो लॉजिकल तार्किक प्रतिबंध होगा, ठीक है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।